सूर्य सिद्धान्तः चंद्र श्रृंगोन्नत्याधिकारः मंगलाचरणम् कामार्थ गुण संयुक्तं धर्मार्थ गुण विस्तरम् समुद्रम्यूरत्नाढ्यं सर्वश्रुति मनोहरम्। अब आपके समक्ष सूर्य सिद्धांत के श्रृंगोन्नत्याधिकार के अंतर्गत शुक्लांगुल साधनम अर्थात शुक्लांगुल ज्ञान साधनम अर्थात शुक्लांगुल साधनम अर्थात शुक्लांगुल ज्ञानम इत्यस्य विषयस्य चर्चा भविष्यति। श्लोक इस तरह से है। सूर्यो न शीत गौरलिप्ता शुक्लम नवशतोद्धृता चंद्रबिंबा गुलाभ्यस्तम हृतम द्वादशभिः स्फुटम। श्लोक संख्या 9। इसी तरह से श्लोक संख्या 10 का दत्वार्क संगीतम बिंदुम ततो बाहु स्वदिङ्मुखम ततः पंचान्मुखी कोटिम कर्णम कोट्यग्रमध्यगम कोटिकाणे जुताद्बिन्दोर्बिम्बं तत्कालिकं लिखेत् कर्णसूत्रेण दिक्सिद्धिं प्रथमं परिकल्पयेत् शुक्लं कर्णेन तद्बिम्बयोगादन्तर्मुखं नयेत् शुक्लाग्रायामुत्तरयोर्मध्ये मत्स्यो प्रसादयेत्। अब आपके समक्ष जिस विषय का विवेचन हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जैसा कि यहाँ पर वर्णित है, श्लोक संख्या 13 भी आपके समक्ष हम प्रस्तुत कर रहे हैं। तन्मध्य सूत्र संयोगात् बिंदुत्रयस्पृग लिखेदधनु प्रागबिंबम यादृगेव स्यात् तादृक् तत्र दिने शशि कोट्याधिक साधनात् तिर्यक् सूत्रान्ते शृङ्गमुन्नतं दर्शयेदुन्नतां कोटिं कृत्वा चन्द्रस्य साकृतिः। यहाँ पर श्लोक संख्या 9, 10, 11, 12, 13 और 14 आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया। श्लोक संख्या 9 में शुक्लांगुल साधन के विषय में चर्चा की गई है। सूर्यो नाशीत गोरिति सूर्येणो जह शीत गुश्चंद्रस्तस्य अर्थात सूर्य रहित चंद्रस्य लिप्ता अर्थात कला नवशतैरुद्धृता अर्थात भक्ता फलम मध्यमम शुक्लम भवति तच्छुक्लम चंद्रबिंबांगुलाभ्यस्तम अर्थात तत्कालिक स्फुट चंद्रबिंबमानेनांगुलात्मकेन गुणितम द्वादशभिः हृतम भक्तम तदा फलम स्फुटम वास्तव अंगुलाद्यम शुक्लम भवति। श्लोक संख्या 9 का विवेचन इस तरह से है। चंद्रमा के भोग्यांश से सूर्य का भोग्यांश घटाने से जो मान प्राप्त होता है, उसकी कला बनाकर उसमें 9 का भाग देने पर जो मान हमें प्राप्त होता है, वह अंगुलों में चंद्रमा का शुक्ल भाग होता है। इसको चंद्रमा के तात्कालिक अंगुलात्मक बिंब से गुणा करके 12 से भाग देने पर स्फुट शुक्ल भाग का मान अंगुलों में प्राप्त हो जाएगा। कहने का तात्पर्य है, पूर्ण चंद्रमा का मध्य बिंब 12 अंगुल का माना गया है। जिस समय चंद्रमा पूर्ण होता है उस समय यह पूरा शुक्ल दिखाई पड़ता है, और जिस समय अमावस्या होती है उस समय चंद्रमा के शुक्ल भाग का अभाव रहता है। जैसे जैसे चंद्रमा सूर्य से आगे बढ़ता जाता है, वैसे वैसे इसका शुक्ल भाग भी बढ़ता जाता है, और अंत में पूर्णिमा काल में इसका पूरा बिंब शुक्ल दिखाई पड़ता है। ऐसी दशा में चंद्रमा का शुक्ल
चंद्रमा का सूर्य से अंतर 180 अंश या 180 गुणे 60 बराबर 10,800 कला होता है। इसलिए चंद्रमा के शुक्ल भाग का परिमाण इस प्रकार सिद्ध हुआ कि जब सूर्य से चंद्रमा 10,800 कला आगे रहता है तब इसका शुक्ल भाग 12 अंगुल के समान होता है। इसलिए जब किसी काल में चंद्रमा सूर्य से आकला हो तब उसका शुक्ल भाग क्या होगा, इसको जानने के लिए आ गुणे 12/10,800 बराबर A/900 अंगुल, इस तरह से हमें आ के मान की जानकारी हो जाएगी। परंतु यह मध्यम बिंब मान से लगाया गया मान है। अस्पष्ट बिंब इससे भिन्न होता है, जिसकी गणना चंद्र ग्रहणाधिकार में जिस तरह से वर्णित है उस तरह से करनी चाहिए। जब अस्पष्ट बिंब का मान अंगुलों में आ जाए तब फिर अनुपात करना चाहिए, और जब मध्य बिंब 12 अंगुल का हो तब इष्ट अंगुल भाग A/900 अंगुल होता है। इसलिए जब अस्पष्ट बिंब 4 है तब शुक्ल भाग बराबर अस्पष्ट बिंब गुणे 12/900 डिवाइड बाई 12, अर्थात अस्पष्ट बिंब गुणे A/900 गुणे 1/1200। यह नियम स्थूल है, क्योंकि चंद्रबिंब के शुक्ल भाग की वृद्धि तिथि वृद्धि के अनुपात में आगे नहीं बढ़ती, जैसा कि अभी प्रकट होगा। चंद्रमा के शुक्ल भाग की नोकों को श्रृंग, कप या हार्द कहते हैं। दोनों श्रृंगों को मिलाने वाली रेखा चंद्रबिंब के उस वृत्त का व्यास है जो उसके प्रकाशित भाग को अप्रकाशित भाग से अलग करता है। इसलिए यह चंद्र सूर्य के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा से समकोण पर होता है। यह उस वृत्त का भी व्यास है जो चंद्रमा के दृष्टा के सामने वाले भाग को उसकी दूसरी ओर वाले भाग से अलग करता है। इसलिए यह दृष्टा और चंद्र केंद्र को मिलाने वाली रेखा से भी समकोण पर होता है। जब दोनों श्रृंगों को मिलाने वाली रेखा दृष्टा और चंद्र केंद्र तथा सूर्य और चंद्र केंद्रों को मिलाने वाली रेखाओं के समकोण पर होती है, तब उस समय यह तल के भी समकोण पर होगी, जो दृष्टा चंद्र केंद्र और सूर्य केंद्र से होकर जाता है, अर्थात सूर्य और चंद्र केंद्रों से होकर जाने वाला महावृत्त, जिसे ग्रेट सर्किल भी कहते हैं, श्रृंगों को मिलाने वाली व्यास को दो समान भागों में काटता है। ये महावृत्त क्षितिज तल से जो कोण बनाता है वह बहुत परिवर्तनशील है। इसलिए चंद्रमा का श्रृंग भिन्न भिन्न मासों में भिन्न भिन्न रीति से झुका रहता है, अर्थात कभी क्षितिज तल के समानांतर होता है और कभी लंब की दिशा में। चंद्रमा के दृश्य गोलार्ध का शुक्ल भाग दो वृत्तों के बीच में होता है, जिसमें से एक वृत्तार्ध दृष्टा के सामने चंद्र बिंब का होता है और दूसरा सूर्य के सामने वाली चंद्र बिंब का। दृष्टा के सामने वाले चंद्र बिंब का वृत्तार्ध सूर्य की ओर किनारे पर होता है, परंतु सूर्य के सामने वाली चंद्र बिंब का वृत्तार्ध भीतर की ओर होता है और दृष्टा को तिरछी दिशा में दिखाई पड़ता है। इसलिए यह दीर्घ वृत्तार्ध के आकार का देख पड़ता है, क्योंकि किसी वृत्त का छेद प्रोजेक्शन तिरछी रेखा में देखने पर दीर्घ वृत्त एक्लिप्स होता है। इसकी जांच कोई मनुष्य एक गोल चूड़ी और दीपक के से कर सकता है। चूड़ी देकर दीवाल और दीपक के बीच में इस प्रकार पकड़ना चाहिए कि चूड़ी का तल दीवाल के समानांतर हो और दीपक का केंद्र चूड़ी का केंद्र और दीवार पर चूड़ी की छाया का केंद्र समसूत्र में मिलाने वाली तल के समकोण पर हो। ऐसी दशा में चूड़ी की छाया गोल होगी। यदि चूड़ी इसी जगह थामते हुए तिरछी कर दी जाए तब इसका तल दीवार से समानांतर न रहे, अथवा चूड़ी के तल को दीवार के समानांतर रखते हुए चूड़ी के नीचे से
चूड़ी को नीचे ले जाया जाए या ऊपर उठाया जाए, जिससे तीनों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा दीपक की लंब दिशा में ना हो, तब दीवार पर चूड़ी की जो छाया पड़ेगी वह बिल्कुल गोल नहीं होगी, वरन दीर्घ वृत्ताकार होगी। पहली दशा में छाया के दीर्घ वृत्त को दीर्घ अक्ष सम दिशा हॉरिजॉन्टल में होगा और दूसरी दशा में ऊर्ध्वाधर वर्टिकल होगा। इसी प्रकार चंद्रबिंब के शुक्ल भाग की भीतरी सीमा दीर्घ वृत्तार्ध होती है, जिसका दीर्घ अक्ष चंद्रबिंब के व्यास के समान होता है और लघु अक्ष सदैव परिवर्तनशील। अब यह बतलाया जाएगा कि सूर्य और चंद्रमा के स्थानों के अनुसार शुक्ल भाग की वृद्धि का या क्षीणता किस प्रकार होती है। इसको समझने के लिए अब चित्र के माध्यम से हम इसे समझेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मान लिया चा चंद्रमा का केंद्र है, चा दा दृष्टा की दिशा, का खा गा घा चंद्रबिंब का वह तल जो दृष्टा की दिशा में समकोण पर है, चारा सूर्य की दिशा और खा जा धा चंद्रबिंब का वह तल है जो चारा दिशा से समकोण पर है। चंद्रपृष्ठ का जो खंड का खा का घा और खा जा घा वृत्तार्धों के बीच में है, वही चंद्रबिंब का शुक्ल भाग है जो दृष्टा को दिखाई पड़ता है, परंतु खा जा घा वृत्तार्ध को दृष्टा तिरछा देखता है, इसलिए का खा गा घा तल पर प्रतिबिंबित होकर दीर्घ वृत्तार्ध ख टा धा के रूप में दिखाई पड़ता है। यही वृत्तार्ध ख टा घा चंद्रबिंब के शुक्ल भाग की भीतरी सीमा है, जहां चा जा चंद्रगोल की त्रिज्या है, इसलिए चा का के समान और चा टा चा जा का छेद है, इसलिए चाटा बराबर चा जा कोटिज्या जा चाटा बराबर चा का कोज्या रा चा चा, क्योंकि कोण जा टा चा चंद्रमा के उन तलों के बीच का कोण है जो दृष्टा और सूर्य की दिशाओं से समकोण पर है, इसलिए यह दृष्टा की दिशा दा चा चा और सूर्य की दिशा चारा के बीच के कोण रा चा चा के समान है, इसलिए टाका बराबर चाका माइनस चाटा बराबर चाका माइनस चाका कोज्या र चा चा चाका अंडर ब्रेकेट 1 माइनस कोज्या रा चा चा ब्रेकेट क्लोज, इसलिए चाका उत्क्रमज्या रा चा चा। कोण रा चा चा का मान सहज ही जाना जा सकता है, क्योंकि त्रिभुज दा चारा का यह वही कोण है, इसके तीन भुज दा चा चा रा और दारा क्रमानुसार दृष्टा से चंद्रमा, चंद्रमा से सूर्य और दृष्टा से सूर्य की दूरियां जो ज्ञात हो सकती हैं। इस प्रकार सिद्ध होता है कि शुक्ल भाग का मान तिथि वृद्धि के अनुपात के अनुसार नहीं बढ़ता, जैसा कि नीचे के श्लोक में बताया गया है, क्योंकि किसी कोण कोई उत्क्रमज्या का मान उस कोण की वृद्धि के अनुपात से नहीं बढ़ता। जैसे यदि कोण दूना हो जाए तो उसकी उत्क्रमज्या दूनी नहीं होती। अब हम आपके समक्ष श्रृंगोन्नति जाने का जो परिलेख है उस विषय को प्रस्तुत करते हैं। जैसा कि आपने श्लोक संख्या 11 से लेकर के 14 के बीच में जाना है, यहाँ पर जैसा बताया गया है, समतल भूमि में सूर्य को सूचित करने वाला बिंदु लिखकर इससे भुज की दिशा में भुज के समान रेखा खींचकर इसके अग्र बिंदु से पश्चिम की ओर 12 अंगुल की कोटि रेखा खींचे और इस कोटि रेखा के अग्र बिंदु को सूर्य को सूचित करने वाली बिंदु से मिलाकर कर्ण खींचे। श्लोक 11 के अनुसार कोटि और कर्ण के संपाद बिंदु को केंद्र मानकर तात्कालिक चंद्र बिंब के समान एक वृत्त बनाएं। पहले इसकी परिधि पर कर्ण रेखा के आधार पर दिशाओं के चिन्ह बनाएं। कर्ण रेखा और चंद्र बिंब के संपाद बिंदु से केंद्र की ओर कर्ण रेखा पर चंद्रमा के शुक्ल भाग का चिन्ह बनाएं। इस चिन्ह और चंद्र बिंब के उत्तर दक्षिण बिंदुओं के दो मत्स्य बन जाएंगे। इन मत्स्यों के मध्य से जाने वाली रेखाओं के संपात बिंदु को केंद्र मानकर एक धनु खींचे जो तीनों बिंदुओं को अर्थात शुक्लाग्र बिंदु और उत्तर दक्षिण बिंदु को स्पर्श करे।
इस धनु और चंद्रबिंब के पूर्व भाग के बीच में जैसा चित्र होता है वैसा ही चंद्रमा उस समय दिखाई पड़ता है। श्लोक संख्या 14। जब कोटि के आधार पर चंद्रबिंब की परिधि पर दिशाओं के चिन्ह अब कोटि के आधार पर चंद्रबिंब की परिधि पर दिशाओं के चिन्ह बनाएं। कोटि रेखा से समकोण बनाने वाली और चंद्रबिंब से जाने वाली रेखा के ऊपर शुक्ल भाग का जो श्रृंग रहेगा वही उन्नत दिखाई पड़ेगा और आकाश में चंद्रमा की आकृति वैसी ही दिखाई पड़ेगी। इस तरह से श्लोक संख्या 9, 10, 11, 12, 13, 14 इन सब का विवेचन हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। इस विषय में कुछ थोड़ी सी चर्चा और करेंगे। यहाँ पर आपको हम बताते हैं कि श्लोक संख्या 9 में पूर्व में ही वर्णित था, सूर्य रहित चंद्र की कला में 900 का भाग देने से लब्धि चंद्रमा का अंगुलात्मक शुक्ल का मान होता है। इससे अंगुलात्मक चंद्रबिंब से गुणा कर 12 से भाग देने पर प्राप्त लब्धि स्पष्ट शुक्ल मान होता है। उपपत्ति अमांतेरपि चंद्रयोर अंतराभावात् अर्थात शवत्वात् दृश्य चंद्रबिंबार्धि सूर्य करावरोधेन शुक्ल भाव यथा यथा चंद्र सूर्यादंतरितो भवति तथा तथा चंद्रबिंबार्धि शुक्लत्व वृद्धिरिति। पूर्णान्ते रविचंद्रयोः परमान्तरं भारान्ध शुक्लम षड्राशि परिमितं भवति। अतस्तदानीं सूर्य चंद्रबिंबस्य पूर्ण शुक्लत्वं दृश्यते। यद्यपि दृश्यो पूर्णबिंबः चंद्रपिंडस्य अर्धांश एव। अतोनुपातेन षड्राशि कलाभिः 12 आंगुल शुक्लस्तदा चंद्र सूर्ययोरंतर कलाभिः किमिति। 12 गुणे चंद्र माइनस सूर्य डिवाइड बाई 6 राशि कला बराबर 12 गुणे चंद्र माइनस सूर्य बटे 10,800 कला बराबर चंद्र माइनस सूर्य बटे 900 कला बराबर शुक्ल। परमिदम फलम 12 अंगुलात्मके व्यासे इव समायाति। अतः अनुपातः 12 अंगुलैः इष्ट शुक्लस्तदा इष्ट व्यासैः किमिति। इष्ट शुक्ल गुणे इष्ट व्यास बटे 12 बराबर स्पष्ट शुक्ल व्यास है। यहाँ पर श्लोक संख्या 10 से 13 के बीच में जैसा बताया गया है, समतल भूमि में दिक् साधन कर दिक् सूत्र संपात में अर्क संज्ञक बिंदु बनाकर वहां से अपनी दिशा में पूर्व साधित भुज के तुल्य रेखा करें। उस भुज के अग्र से पश्चिमाभिमुखी 12 अंगुलात्मक कोटि का दान कर कोटि के अग्र से सूर्य संज्ञक बिंदु पर्यंत कर्ण के तुल्य रेखा करें। कोटि कर्ण के योग बिंदु को केंद्र मानकर तात्कालिक अंगुलात्मक चंद्रबिंब व्यासार्ध से चंद्रमंडल बनाकर कर्ण रेखा से दिक् साधन करना चाहिए। अर्थात चंद्रबिंब परिधि एवं कर्ण रेखा के योग को पूर्व तथा कर्ण रेखा को अपने मार्ग में बढ़ाने से दूसरे भाग में चंद्रबिंब परिधि में जहां स्पर्श करे वहां पश्चिम दिशा कल्पना कर इससे दक्षिण और उत्तर दिशा का साधन करना चाहिए। फिर चंद्रबिंब परिधि और कर्ण रेखा के संपात बिंदु से कर्ण रेखा के मार्ग से चंद्रबिंब केंद्र की ओर पूर्व साधित शुक्ल अंकित कर शुक्लाग्र और दक्षिणोत्तर चिन्हों में 2 मत्स्य बनाकर उसके मुख पुच्छगत रेखाओं के संपात बिंदु को केंद्र मानकर शुक्लाग्र और दक्षिणोत्तर चिन्हों को स्पर्श करते हुए चाप से निर्मित चंद्रवृत्त क्षेत्रस्थ चापक छेद से यहाँ जैसा दिखता है वैसा ही उस दिन आकाश में चंद्रमंडल भी दिखाई देगा। उपपत्ति है सूर्याचंद्रम यावत् अंतरम यामोत्तरम भुज तुल्यम भवति। अतः कल्पित सूर्य बिंदुतः स्वदिशि भुजदानं क्रियते। भुजाग्रा चंद्रा पर्यंतम ऊर्ध्वाधर अंतरम कोटुतुल्यमिति। कोटग्रे चंद्रबिंबम भवति ततो चंद्रबिंब पर्यंतम कर्ण अतो भुजाग्रा
कर्णदान पूर्वकम कोट्यग्रे चंद्रबिंडल मंडलम विधाय कोट्यग्रात सूर्य पर्यंतम कर्णरेखा कृता। शुक्ल कर्णमार्गात दृश्यो भवति, अतः कर्णमार्गात शुक्लदानं कृत्वा चंद्रस्याकृति सिद्धये शुक्लाग्रे यामोत्तरबिन्दो स्पर्शकरं चापं निर्मीयते। एवमेव चापाद पृष्ठवर्ती चंद्रबिंबम यादृशं भवति तादृशमेव चंद्रबिंबम दृश्यम भवति। इस तरह से श्लोक संख्या 13 तक की उत्पत्ति आपके सामने प्रस्तुत की गई। अब श्लोक संख्या 14 के बारे में हम अगले एपिसोड में आपके साथ चर्चा करेंगे। तब तक के लिए शुभम भूयात्, पुनः मिलामः।